नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब वो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। और रात 8 बजे हम करेंगे बात आरएसएस ने जनसंख्या नीति की समीक्षा की बात कहकर जो बड़ी बहस छेड़ी है उसकी। रांची में 3 दिन तक चली कार्यकारी मंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई गई। आरएसएस का कहना है कि इसमें संतुलन के लिए केंद्र को दखल देना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, जनसंख्या का जंजाल। हम तो पूछेंगे में आज की डिबेट, संघ पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश का आरोप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए सरकार से जनसंख्या नीति की समीक्षा की मांग की है। संघ ने केंद्र से हजारिका आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने को कहा है। संघ के प्रस्ताव में कहा गया है, मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह है बाहर के देशों से घुसपैठ और धर्मांतरण। 1951 और 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या 88% से घटकर 83.8% हो गई है। इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गई है। गैर हिंदुओं की बढ़ती आबादी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। एक प्रस्ताव जनसंख्या के असंतुलन को लेकर यहाँ प्रस्ताव रखा गया। अनावश्यक रूप से संघ को कटघरे में खड़ा करने का एक षड्यंत्र है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। आरएसएस ने कहा है कि 2011 की जनगणना के धार्मिक आंकड़ों ने जनसंख्या नीति की समीक्षा को जरूरी बना दिया है। आरएसएस की इस कोशिश पर विपक्षी दलों ने जमकर हमला बोला। आरएसएस नया काम बोल रहा है कि भाई लोगों का आबादी बढ़ते जा रही, उसके ऊपर भी रोकने का काम कर रहे। तो ये पूरा ये क्या है, ये इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ये सेकुलर कंट्री है। ये सेकुलर कंट्री को हिंदू देश बनाने का ये साजिश क्या है। पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करके अपनी राजनीति का जो उनका तरीका है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसको लेके राजनीति का पुराना ये संघ का ढोंग रहा है और इस ढोंग के लेके इस तरह की बातें की जा रही है। It is very clear RSS has come to the center stage of politics. RSS is trying to emerge and it has emerged as an extra constitutional authority. केवल ये एक भ्रमित करने वाली बात है। आज मुस्लिम भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो है परिवार नियोजन को और जो है मतलब अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए जो है अपने जो है खुद ही व्यक्तिगत तौर पर जो है वॉलंटरीली जो है मतलब परिवार नियोजन को अपनाते हैं। आरएसएस पर विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बहस बड़ी है, इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या संघ पर भारत को हिंदू देश बनाने की साजिश का विपक्ष का आरोप सही है? हम तो पूछेंगे का सवाल है कि क्या संघ पर भारत को हिंदू देश बनाने की साजिश का विपक्ष का आरोप सही है। आप भी अपनी राय शुमारी कर सकते हैं। हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखें और अगर आपका जवाब नहीं है तो आप IBN 7 स्पेस देकर N टाइप करें और अपनी राय 51818 पर हमें SMS करें। इसके अलावा आप #HTP और #RSS on population से ट्विटर पर भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय रखें। हम आपकी राय लगातार इस शो के दौरान दिखाते रहेंगे, आपके सवालों को भी शुमार करते रहेंगे। बड़ी चर्चा है, अहम मुद्दा है और इसमें कुछ अहम और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं संघ के विचारक राकेश सिन्हा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा साहब, कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सिराज मेहदी साहब, दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम तो पूछेंगे में सबसे पहले सभी पक्षों की राय 45 सेकंड में देश के सामने सभी पैनलिस्ट अपने अपने तर्क रखेंगे। शुरुआत करेंगे राकेश सिन्हा साहब आपसे। हालांकि औपचारिक तौर पर ड्राफ्ट हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि क्या इस ड्राफ्ट से ये मायने निकाले जाएं कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से संघ परेशान है। देखिए, जब हम जनगणना करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करना कि किसकी जनसंख्या क्यों और कैसे बढ़ रही है। किसी भी राष्ट्र के लिए जानना जरूरी होता है। जब हम यह जानते हैं कि लगातार 1951 के बाद से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, घटने के बाद एक मनोवैज्ञानिक लेवल जो 80% का है उससे कम हिंदू हो गया है और मुस्लिमों की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है। उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। असम के एक जिला का नाम है डारंग जिला। वहाँ मुस्लिम आबादी 35% से 64% और हिंदू आबादी 57% से 35% हो गई। इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं उसका मूल कारण क्या है? अरुणाचल प्रदेश में ईसाई जनसंख्या
1991 से 2001 तक 130% और बाद में 106% बढ़ी। इसका मूल कारण क्या है? इन कारणों डिटेल में इस पर आपसे और बातचीत होगी। संबित पात्रा साहब, जनसंख्या बढ़ना पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, लेकिन संघ की स्पेसिफिक चिंता से सरकार बीजेपी कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी ये दोनों अभिन्न अंग है एक दूसरे के। डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी का डिस्कशन जरूर होना चाहिए। आपको याद दिलाऊं कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कांग्रेस के समय सन 2000 में जो हमारे सरकार के समय बनी थी, आपको ध्यान होगा उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि स्टेबिलाईजेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बाय 2045, ये स्टेबिलाईजेशन करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए ये अनिवार्य है। तो आज मैं संघ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने डिस्कशन किया है। वो एक सोशियो कल्चरल बॉडी है, डिस्कशन होना ही चाहिए डेमोग्राफी पे, और उसको पॉलिटिकल या रिलीजियस एंगल से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है। आप देखिए यहां पे दो बातें हैं, क्या नेचुरल मेथड से पॉपुलेशन बढ़ा है या अननेचुरल मेथड से पॉपुलेशन बढ़ा है। जी, और मेरे साथ सिराज मेहदी साहब भी लखनऊ से इस वक्त मौजूद है। मेहदी साहब, आपकी राय भी इस पर जानना चाहेंगे। मुस्लिम आबादी बढ़, जनसंख्या पूरे देश के लिए समस्या का विषय है, और इसमें अगर किसी एक विशेष वर्ग की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो क्या ये सचमुच चिंता का विषय है? जनसंख्या बढ़ना आप चिंता का विषय मानते हैं, और संघ की बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये देश को चिंता नहीं, ये संघ को चिंता है। जब देश आज़ाद हुआ था उसके 2-3 साल बाद 1952 में गुरु गोरखर ने एक किताब लिखी थी। उस पर उन्होंने लिखा था, उसी पर लिखा था कि मुस्लिम, सिख और कम्युनिस्ट ये हमारे दुश्मन हैं। तो आज़ादी की लड़ाई के बाद बजाय खुशी मनाने के आरएसएस इस तरह की बात उस वक्त से करता चला आ रहा है। और आप देखिए, मोदी जी ने गुजरात में जब हुआ इतना बड़ा कांड, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात नहीं मानी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजधर्म निभाएं, राजधर्म निभाया। वो उसी वक्त से आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे थे। और आरएसएस जो 50 साल से अपना इंसान ढूंढ रहा था, तो उनके एजेंडे पर चले, तो आज नरेंद्र मोदी की शक्ल में उन्हें मिल गया है। इसलिए उन्हें खुशी हो रही है कि हर एजेंडा हम जो आदेश देंगे ये। चलिए और बात करेंगे इस पर। मौलाना निजामी भी हमारे साथ मौजूद हैं। निजामी साहब, आपकी राय भी इस पर जानना चाहेंगे। मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। उपमन्यु हजारिका रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ था, जिसे आज बाकायदा संघ ने अपने ऑफिशियल ड्राफ्ट में कोट भी किया है। क्या आपको लगता है बढ़ती जनसंख्या एक समस्या है जो देश के लिए एक चुनौती है ही? इस पर आपका टेक क्या है, और संघ ने जो अपनी बात कही उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर आबादी बढ़ रही है, उसका एक हिस्सा हमारा हिंदुस्तान भी है। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें तो जाहिर है कि उसमें सारी कम्युनिटीज़ आती हैं। लेकिन जो संघ ने जो बात कही है कि सिर्फ मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि एक तरफ जो 2001 से लेकर 2011 तक 82 करोड़ से आबादी 96 करोड़ पहुंचती है, और दूसरी आबादी जो 14 करोड़ से 17 पहुंचती है, तो इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सिवाय इसके कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट बनाने के, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कुछ और चीज है। और जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, तो मैं बता दूं कि 0.8% ग्रोथ रेट मुसलमानों का घटा है। यह अभी रिपोर्ट में भी आ चुका है। चलिए, एक राकेश सिन्हा साहब, आप डिबेट को ओपन करते हैं, और ये बात तो कही जा रही है कि ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन उस चीज को बड़ा और भयावह दिखाने के लिहाज से किया जा रहा है। यानी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, परसेंटेज के खेल में दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसको थोड़ा और शब्दों में सुफियान साहब ने समझाने की कोशिश की। प्रवीण जी, पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं कि गुरुजी को गलत कोट मत करें, पुस्तक को ठीक से पढ़ लें, और जनगणना पर डिबेट हो रहा है, जनगणना को पढ़ें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक जनगणना का प्रश्न है, मैं 1961 से लेकर 2001 तक के कुछ आंकड़े देता हूं, कृपया सुन लीजिए। 4 स्टेट का आंकड़े देता हूं। पश्चिम बंगाल में सामान्य जनसंख्या का ग्रोथ 129%, मुस्लिम जनसंख्या 189%। असम में सामान्य जनसंख्या 140, मुस्लिम जनसंख्या 200। आ जाइए दिल्ली में, सामान्य जनसंख्या 421, मुस्लिम जनसंख्या 944। उड़ीसा में 109, 253, हरियाणा में 178, 321। यह पूरे देश भर का क्रम है। तो यह उद्देश्य किसी कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं है। आखिर क्या कारण है कि किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है? और दूसरी बात, इससे जुड़ी हुई प्रश्न है, मोहन भागवत जी ने एक और बात कही जो कोई स्टेट्समैन नहीं कर सकता है, जो कांग्रेस, वामपंथी और के लोग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा 50 साल बाद हमारी जनसंख्या कहां पहुंचेगी, हम उनको क्या खाना दे पाएंगे। एक उदाहरण देता हूं,
WHO के अनुसार 1000 लोगों पर एक चिकित्सक होना चाहिए। भारत में 1700 लोगों पर एक चिकित्सक है। हमारे पास इतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं है कि हम इतने चिकित्सक प्रोड्यूस कर सकें। जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं इसको कंक्लूड कर दूं प्रवीण जी, मैं कंक्लूड कर दूं। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, मुर्शिदाबाद हुआ, मालदा हुआ, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट हुआ, उसी तरह असम में, बिहार में, इन जगह जो असामान्य वृद्धि है, वह वृद्धि कुछ चुनौती के रूप में है। वह उस चुनौती को यदि स्वीकार नहीं करते हैं, उसे भी हिंदू मुस्लिम संदर्भ में ये पार्टियां देखती हैं, संभवतः गलती कर रही हैं। इनको राष्ट्रीय हित में देखना चाहिए। मेहदी साहब ये तो चलिए संघ की बात हो गई, लेकिन इससे पहले जो हजारिका आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बात साफ है, जो असम वाली बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि वहां पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इसी तरीके से इसी ग्रोथ के साथ सब कुछ चलता रहा। तो इस बात को तो खारिज नहीं किया जा सकता आंकड़ों में। वो उनका मकसद क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन आंकड़ों में खारिज नहीं कर सकते कि मुस्लिम आबादी बढ़ी है। भाई मुस्लिम आबादी बढ़ी है, अगर ये रिपोर्ट में है तो इसके लिए पेट में दर्द आरएसएस क्यों हो रहा है? आखिर इस पर कोई अमल होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि मुस्लिम भी अपने को सोच समझ करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं शिक्षा समाज में हो। शिक्षा की बात तो हो नहीं रही है, पढ़ाई की बात हो नहीं रही है। बात ये हो रही है क्योंकि देखिए इनको इशू चाहिए, इनको इशू चाहिए। ये बाबरी मस्जिद शहीद करके इशू नहीं बना पाए, तमाम हर तरह की कोशिश कर लिया। अब इनको कोई न कोई नया इशू चाहिए है। बिहार चुनाव हो रहा है, एक प्रोपगंडा रोज कर रहे हैं। अब आज इन्होंने यही प्रोपगंडा छेड़ दिया है। तो आरएसएस के पास तो कोई काम नहीं, सिवाय उनको एक इशू चाहिए है। जनगणना इन्होंने पढ़ा है कि नहीं, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का ग्रोथ कितना हुआ है, बिहार में कितना हुआ है। तो उनके पास एक इशू ये निकल आया है, तो बता दीजिए। अरे आप बहस में आए हैं, आप कांग्रेस पार्टी को अफसोस जाहिर किया जा रहा है। ये बताइए कांग्रेस पार्टी की जनसंख्या नीति क्या है? मुस्लिम और कम्युनिस्ट इनको क्यों नजर दिखाई देते हैं? जरूर बातें मत कीजिए, जबकि मुस्लिमों के मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर हम एक दूसरे को लड़ाई नहीं रहा है या किसी जंग में नहीं रहा है, आप मुझे हर जगह रहा है। कांग्रेस की जनसंख्या नीति पेट में दर्द क्यों हो रही है? नहीं, मेहदी साहब देखिए, राकेश सिन्हा ठीक कह रहे हैं कि आंकड़ों की बात हो रही है। अगर तार्किक बात हो रही है तो तर्क के साथ। अब वो बाबरी मस्जिद को ले आए, आज हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं। बात बांट करके बात ना करें, हिंदुस्तान को एक करके बात करें, एक सूत्र में हिंदुस्तान को बांधने की कोशिश करें। लेकिन आरएसएस जो कर रहा है वो बांटने की बात कर रहा है। जनगणना, आप जनगणना को समाप्त कर दीजिए। आरएसएस जो कर रहा है वो बांटने की बात कर रहा है, एक सूत्र में बांधने की बात नहीं। कांग्रेस एक सूत्र में बांधने की बात करती थी। कांग्रेस के रेजिम में धर्म के आधार पर जनगणना क्यों हुई थी? और मनमोहन सिंह ने क्यों कहा मुस्लिम माइनॉरिटी हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज? क्या ये सांप्रदायिक है? नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की आपकी परिभाषा क्या है? क्या आप चाहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो? क्या आप चाहते हैं कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बने? नहीं, लेकिन वो बांटना नहीं चाहते, उनकी नीयत खराब नहीं, या नीयत खराब है, नीयत का है। आप नियत का है कि नियत जो है वो खराब है। आप अच्छी नियत से देश को जनसंख्या नीति बता दीजिए कृपया। कांग्रेस की नीति क्या है? नीति आपकी क्या चाहती हैं? क्या नीति है? आप क्या चाहते हैं? भाई कांग्रेस की नीति हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में बताएंगे। जब हमारा चुनाव घोषणा पत्र 19 का आएगा तो हम बताएंगे। आज ये बांटने की कोशिश न करें, क्योंकि इनका तो एक ही काम था, मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ अगर इनकी पार्टी में कोई आता है तो उसको भी नहीं मारते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे इंसान को नहीं माना इन्होंने, बंगारू लक्ष्मण जैसे इंसान को नहीं माना इन्होंने। तो ये तो किसी को अगर मुस्लिम तुष्टीकरण पर कोई फेवर की बात करता है तो उसको ये मानने को तैयार नहीं होते। यार मुस्लिम तुष्टीकरण, आप खुद ही जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या फेवर करेंगे? कोई कहे पे है, इनकी बात सुनते आए, गुजरात से सुनते आए हैं, इनको लगा है। आज उनके जमाने में, अटल के जमाने में नहीं ऐसी बात थी। चलिए बात संघ की हुई, लेकिन संबित पात्रा साहब, सरकार में क्यों आ रही? संघ अपना काम कर रहा है, संघ की लाइन क्लियर है, संघ अपनी बात ताल ठोक कर पहले से भी रखता रहा है। सरकार, आप अपनी पॉलिसी बताइए, क्योंकि अब आप सरकार में हैं। सरकार क्या सोच रही है ये सारी चीजें और ये बातें सामने आने के बाद? क्योंकि मेहदी साहब तो क्या बताएंगे, अभी तो अब समय गुजर चुका उनका। आप लोगों की पॉलिसी क्या रहेगी? और जब संघ ये चिंता जता रहा है तो क्या ये माने कि आप स्पेसिफिकली मुस्लिम आबादी को रोकने के लिए या वो कम रहे उसका परसेंटेज, इस पर कुछ करने वाले हैं, ऐसा सोचा जाए? देखिए, मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा। एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है, इसको एकेडमिक तरीके से रखना चाहिए। हर चीज को हिंदू मुस्लिम में बांट के मत देखिए। और अगर मुस्लिम शब्द आया है तो क्यों आया है मैं बताता हूं। आप देखिए, आपने अभी उपमन्यु हजारिका जो कमीशन बैठी है, ये तो कोई भाजपा ने नहीं बैठा दिया। मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL के बाबत
कहा कि आसाम में जाके देखिए कि आसाम में क्या हो रहा है। और हजारिका कमेटी ने अभी 5 अक्टूबर को ही अपना रिपोर्ट सबमिट किया और कहा कि 2047 तक जो अहोम लोग हैं, जो असमिया लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं आसाम के, उनका सभ्यता और उनकी संस्कृति खत्म होने के कगार पे आ जाएगी, वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात आप देखिए, 21 जुलाई 2005 को गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि उस समय तत्कालीन गवर्नर थे आसाम के, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की। हमारी सरकार तो उस समय थी नहीं, रिपोर्ट सबमिट की उस समय के प्रेसिडेंट कलाम साहब को, और रिपोर्ट में उन्होंने लिखा द स्टेट इज सिटिंग ऑन एन इन्फिल्ट्रेशन टाइम बॉम्ब। आगे उन्होंने लिखा है कि मुर्शिदाबाद, मालदा इज विटनेसिंग अ स्टीप राइज इन द माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन एंड इफ सच इज द केस, तो भविष्य जो आसाम का है वो अंधकार में जाने वाला है। तो ये चिंताएं कांग्रेस के समय में भी बुद्धिजीवियों ने और खुद गांधी जी के पोते ने रखा है, इसलिए इसको आप एक एकेडमिक विषय में डिस्कस करिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात, मैं देखिए बहुत पते की बात कह रहा हूं, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें 2 बहुत बड़ी बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है उसको 100 से कम करना है और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को आपको 30 से कम करना है। वो संभव कब होगा? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा और महिलाएं, अभी क्या सरकार कुछ करने वाली है? वो जब ठीक होगा। जो राकेश सिन्हा जी पूछ रहे थे मेहदी साहब से, क्या सरकार, अब क्योंकि अब आपकी सरकार है, तो कोई ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिससे मुसलमानों की आबादी बढ़ने से कम हो, क्योंकि उनका परसेंटेज बढ़ रहा है, इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए प्रवीण जी, मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि ऐसा सवाल मत पूछिए कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए सरकार इसके लिए क्या करेगी। संघ की चिंता साफ साफ है, क्योंकि उन्होंने सकल प्रजनन दर तक पॉपुलेशन, सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन की बात नहीं है, उन्होंने सकल प्रजनन दर का भी जिक्र किया। अपने ड्राफ्ट में का भी बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। वो बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा हूं, मेरे सामने रिपोर्ट रखा है। जो फर्टिलिटी रेट है ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। यूरोप में फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, यहां पे सिख, बुद्ध, जैन धर्म का फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया, हिंदुओं का भी कम हुआ है। मुस्लिम शब्द इसलिए आया क्योंकि मुस्लिम जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जो नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ से बहुत ज्यादा है, तो वहां फर्टिलिटी रेट और बाकियों के फर्टिलिटी रेट पे इंबैलेंस क्यों है? क्या ये चलिए शब्द को हम हटा देते हैं। जहां पर ज्यादा है वहां पर कुछ करने के लिए स्पेसिफिक प्रयास किए जाएंगे। हम तो शब्द ही हटा देते हैं, जहां ज्यादा है वहां पर कुछ किया जाएगा। 3 चीज है। देखिए कहीं पर ज्यादा कैसे होता है? 3 कारणों से होता है। एक तो नेचुरल कारण से, बर्थ से होता है। 2 अननेचुरल कॉज है, कन्वर्सन या तो इन्फिल्ट्रेशन। अगर इलीगल कॉज है, क्योंकि कन्वर्सन और इन्फिल्ट्रेशन दोनों इलीगल है, तो देश को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे कि लीगैलिटी स्थापित हो और संविधान का जो काम है वो हो सके। और अगर नेचुरल कॉज से है तो हमें इसको मेडिकली भी स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि अभी इस मंच पर तो बहुत बुद्धिज्म को देखिए, अभी इस मंच पर तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ कारण जो है बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से राकेश सिन्हा जी की तरफ से या फिर संघ की तरफ से आ चुके हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब, अभी आपने डिस्कशन में अलग अलग पॉइंट सुने, खासतौर पर संबित पात्रा साहब ने कुछ पुरानी रिपोर्ट्स का, चाहे वो गोपाल कृष्ण गांधी की हो या फिर हम उपमन्यु हजारिका की जिस रिपोर्ट का बात करें, ये बात तो सामने आती है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय के हो। और अगर किसी विशेष समुदाय में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा दिख रही है तो क्या ज्यादा सतर्कता देश के प्रति दिखाने की जरूरत है? नहीं, देखिए मैंने शुरू में जो बात कही थी वो मैं बात रिपीट कर दूं कि सवाल इस बात का नहीं है कि हम किसी खास समुदाय को टारगेट करें। देखिए जिस तरह सारी दुनिया के अंदर आबादी बढ़ रही है, उसी आबादी का एक हिस्सा हमारे हिंदुस्तान में भी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरा अहम पहलू यह है कि जो संतुलन कायम करने की बात कही गई है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कल हुई है, कि संतुलन किस तरह कायम हो आबादियों के दरमियान। तो देखिए एक तरफ है 96 करोड़ की आबादी और एक तरफ है 17 करोड़ की आबादी। तो अगर मुसलमान ये मुतालबा करें कि नहीं साहब मुसलमानों को भी 96 करोड़ होना चाहिए, तो देखिए ये कोई सवाल नहीं होता तो ये है। तो आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना कि हम सबको एक लेकर चले ना, हम ये 96, 17 ये सब ये इनको अलग अलग करके क्यों लेकर चल रहे हैं? हम सबको एक साथ मानकर चले। और उसमें मैं बात कह रहा हूं, देखिए मैं जी मेरा जवाब सुन लें।
देखिए, दूसरी बात जो इसमें सबसे अहम यह है कि आपने भी रिपोर्ट पढ़ी होगी कि मुसलमानों का जो बनिस्बत पहले जो उसका ग्रोथ रेट था वो 0.8% मुसलमानों का ग्रोथ रेट बढ़ा है। और जिन स्टेट्स की बात की गई है जैसे आसाम है या दूसरी स्टेट्स है, उसमें आबादी इसलिए बढ़ रही है कि माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है। आप जो माइग्रेशन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, तो ये वजह है। और अगर ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, जैसे संबित पात्रा साहब ने बात कही कि अगर इसके पीछे कोई इलीगल वजह है जैसे पलायन करना या किसी दूसरे मुल्क के लोग, तो आप उस पर कमेटी बैठाएं, आप कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के आईन के तहत एक कानून बनाएं और जो लोग इस तरीके से पलायन कर रहे हैं दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान की तरफ, उनके खिलाफ उससे पहले मेहदी साहब इस पर आपसे भी एक कमेंट चाहूंगा। सकल प्रजनन दर के बारे में भी जिक्र किया गया, लेकिन उसके अलावा जैसा संबित पात्रा भी कह रहे थे इनफिल्ट्रेशन हो सकता है, या फिर जैसे कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि माइग्रेशन भी हो सकता है। आपको क्या, आप इस बात को बड़ी वजह मानते हैं कि जागरूकता ज्यादा फैलाने की जरूरत है, या फिर एक बड़ी वजह ये प्रजनन दर भी हो सकती है? आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि ये हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी हैं इनको अलग अलग देखने की ज़रूरत ही क्या है। क्या कोई मुस्लिमों ने कहीं कमी पैदा की है किसी जंग में, किसी लड़ाई में, किसी मौके पर हिंदू भाइयों से पीछे रहे हैं, साथ में शाना बशाना नहीं लगाए हैं? तो आखिर आरएसएस को इस इशू को उठाने की आवश्यकता ही क्या थी? अगर आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आयोग बनाया था तो सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर बात कहती, इसका इंतजार करना चाहिए था। इसका इंतजार भी नहीं किया गया। बिहार का चुनाव चल रहा है बगल में, अभी 2 फेज का चुनाव होना है, कल ही ये एजेंडा जारी कर दिया गया इस बात को लेकर के। तो इस बात पर अफसोस आता है कि इनका एजेंडा जो है ये खास मौकों पर क्यों पेश किया जाता है, जबकि अहम सवाल है। और बातचीत इस जगह पर आई, संबित पात्रा साहब, ये खास मौका चल रहा है क्या? वैसे तो संघ और बीजेपी हमेशा अलग अलग मंचों पर अपनी अपनी अलग अलग बात कहते रहते हैं, लेकिन सीधा इंपैक्ट संघ जो कुछ भी कह रहा है, चाहे आरक्षण पर बयान आता हो, चाहे ये ताजा मामला हो, क्या ये बिहार इलेक्शन को देखते हुए किया जा रहा है? तो बार बार सवाल आप पर उठ ही रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक कंट्री है, स्वाभाविक रूप से एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो हमेशा ही यहां चुनाव होते रहेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो एकेडमिक डिबेट्स होना चाहिए उसको बैक बेंच में डाल देना चाहिए या उसको समाप्त कर देना चाहिए। अगर एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी है और उस पर डिबेट करने का मैंडेट हमको मिला है, तो डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा, तो देश के रिसोर्सेज और डेमोग्राफी के बीच बैलेंस कैसे होगा? एक हफ्ते रुक जाते हैं, चुनाव होने के बाद होती है। चुनाव से जोड़कर, वोट बैंक से जोड़कर मत देखिए। नहीं, क्यों एक हफ्ते रुक जाते हैं? नहीं, क्यों 1 हफ्ते 2 हफ्ते हमेशा क्यों? देखिए, सुनिए सर, सुनिए, आप तो बड़े हैं, मैं आपसे, आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, मैं आपसे हिंदुस्तान के छोटे बच्चे के नाते पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या हिंदू मुस्लिम चुनाव है? जनगणना जो होती है, जो रिलीजियस जनगणना होती है, आप लोगों ने रिलीजियस जनगणना होना अलाउ क्यों किया? और यही वो कांग्रेस पार्टी है जो चाहती थी कि आर्मी के अंदर भी, डिफेंस के अंदर भी मुस्लिम और हिंदू का हेड काउंट हो। कितने मुस्लिम आर्मी में है इसका हेड काउंट? और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जवाब, कोई बात गंदी नहीं थी। नहीं, अभी आप कह रहे हैं हमारा दिल साफ था, तो हमने कैसे जानेंगे कि आपका दिल साफ था? सबको एक साथ रखना चाहिए और दूसरी तरफ अलग अलग जनगणना करवाई गई। ये सब दिल से हिंदी पिक्चर थोड़ी है, दिल साफ था, दिल ऐसा था, कोई शक शुबा नहीं था। दिल की कहानी नहीं, एकेडमिक विषय है इस देश के रहने वालों पर। राकेश सिन्हा साहब, अब एक बहुत अहम सवाल है, तो लेकिन दिल की बात एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि संघ जो है वो अपने कार्यक्रम करता रहता है, अपनी बातें हमेशा रखता रहता है, लेकिन बिहार इलेक्शन के समय लगातार एक के बाद एक ये इश्यूज सामने आना, क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा को भी बताता है जिससे हमेशा आप लोगों ने इनकार किया है? कांग्रेस के नेता गुरुजी की पुस्तक को कोट कर रहे थे जो 50 के दशक में लिखी गई है, तो उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि संघ का एक ऐसी संस्था है जिसका कार्यक्रम तय होता है और अगले साल दिवाली के पहले की बैठक कहां और किस तिथि को होगी यह संघ ने तय कर लिया है। उस तिथि के दौरान कहां चुनाव होगा ये संघ की चिंता नहीं, संघ की चिंता नहीं है, संघ की चिंता नहीं है। मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। सच्चर कमेटी ने डॉक्टर राजमोहन सेठी के अंतर्गत एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने लखनऊ का अध्ययन किया और लखनऊ के अध्ययन में उसने जिन आंकड़ों को प्रस्तुत किया, जिन उदाहरणों को प्रस्तुत किया, उसमें अधिकांश लोगों ने कहा कि धार्मिक कारणों से वो जनसंख्या
विविधता को नहीं रोक पा रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम इसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं, तो हमारा उद्देश्य होता है, चाहे कारण धार्मिक हो, अशिक्षा हो, या धर्मांतरण हो, या इन्फिल्ट्रेशन हो, इन सभी कारणों की जांच करना, उनको रोकने की कोशिश करना और एक समरूप जनसंख्या नीति बनाना। आपने अपनी चिंता जाहिर कर दी है, बाकायदा लिखकर एक ड्राफ्ट जारी कर दिया। संबित पात्रा भी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से अगर कोई रिसर्च हो रही है तो उस पर बहस होनी चाहिए। तो देखते हैं चुनाव के बाद इस पर सरकार किस तरीके का रुख दिखाती है और क्या इसमें आगे बढ़ती है। हमने ये सवाल दर्शकों से भी किया था, तो हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह के जवाब आए। हमारा सवाल था कि क्या संघ पर भारत को हिंदू देश बनाने की साजिश का विपक्ष का आरोप सही है। 33% दर्शक हाँ कह रहे हैं, लेकिन 67% दर्शकों का जवाब नहीं है। यानी IBN 7 के 67% दर्शकों का मानना है कि संघ पर भारत को हिंदू देश बनाने की साजिश का विपक्ष का आरोप सही नहीं है। हम तो पूछेंगे का सफर आज यहीं तक।